इंसानी नस्ल को एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मर्द बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक, और इसका बुरा असर फीमेल्स में भी होने वाला है। हाल ही में आपने ऐसी की खबरें सुनी होंगी जो कई सारे न्यूज़ मीडिया में वायरल भी हुई कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी इंटेंस बीमारी ढूंढ निकाली है जो अंदर ही अंदर से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए लेवल में, मर्दों की स्पीशी को खा रही है, जिस वजह से हम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम मर्द ही नहीं रहे तो लड़कियां क्या करेंगी? सो साइंटिस्ट आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? वेल, आप सभी ने स्कूल लेवल में ये पढ़ा होगा कि फीमेल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली XX क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं और मेल्स एक X और एक Y यानी कि XY क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं। अब हो क्या रहा है ना, USA की कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया कि Y क्रोमोसोम जो कि सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है, उसका जेनेटिक डाटा यानी जो इन्फॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में स्टोर्ड है वो हर पासिंग जनरेशन के साथ कम होती जा रही है, विच इज़ अलर्टिंग, क्योंकि अब तक हम मर्दों के इसी Y क्रोमोसोम ने अपना 97% DNA कोड ऑलरेडी खो दिया है और अब बस 3% ही बाकी रह गया है। मतलब बात साफ है, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आगे मर्द बचेंगे ही नहीं और पूरी इंसानी नस्ल कोलैप्स हो सकती है। बट ज़रा एक सेकेंड, ये सिर्फ मर्दों के साथ ही क्यों हो रहा है? वाई नॉट फीमेल्स? क्या उनके जीन्स में ऐसा कोई डेंजरस बदलाव नहीं आ रहा क्या? वेल, पैराडॉक्सिकली उनका डीएनए तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन और स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी होता जा रहा है। उस रिसर्च में ये भी पाया गया कि X क्रोमोसोम जो कि फीमेल्स में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है ने हार्डली अपनी कोई जीन्स या डीएनए इन्फॉर्मेशन को खोया है। इनफैक्ट टाइम के साथ X क्रोमोसोम कुछ बेहतर फीचर्स डेवलप कर चुका है, यानी कि आसान अल्फाज में फीमेल्स के X क्रोमोसोम का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और होते रहता है। आई मीन ज़रा अपने आस पास ही देख लो, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि औरतें हम मर्दों से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीती हैं, लेकिन इसी लंबी ज़िंदगी का राज फीमेल्स के X क्रोमोसोम में ही छुपा है, जो कि इतना अपडेटेड है कि वो इन्हें तरह तरह की बीमारियां और एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। एक सिंपल सा एडवांटेज आपको बताता हूँ जो कि फीमेल्स के पास है अपने इस हेल्दी क्रोमोसोम की वजह से। फीमेल्स का कलर परसेप्शन यानी कि रंगों को परखने की एबिलिटी मर्दों से बेहतर होती है। ये इसीलिए क्योंकि क्रोमोसोम X में रेड और ग्रीन कलर रिसेप्टर्स के जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स का कलर परसेप्शन आमतौर पर मर्दों से बेहतर होता है। ऐसे बहुत से हेल्दी फीचर्स आज फीमेल्स के पास हैं जो कि मेल्स के पास नहीं हैं। अच्छा, अब एक और बॉम्ब जो साइंटिस्टों ने फोड़ा है वो ये है कि बचपन में जो हमने जेंडर या सेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, XY क्रोमोसोम्स का सिस्टम, टर्न्स आउट ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया गया, ये सारे मैमल स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि आप, मेरे मेल व्यूअर्स, मैं, मेरा बिल्ला, आपका कुत्ता, वो जिस चूहे के पीछे भागती है वो चूहा, ये सारे मैमल्स में XY क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट हैं और सभी का Y क्रोमोसोम जो कि मेल वाला क्रोमोसोम और इसमें स्टोर DNA इंफॉर्मेशन खतरे में है। यानी सारे मैमेलियन स्पीशीज के मर्दों का सर्वाइवल खतरे में है। अब एनवायरनमेंट, हमारी मदर नेचर को मेल से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ मेल्स को ही टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ फीमेल्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मेल्स का सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है, और किसी भी स्पीशी को आगे बढ़ने के लिए तो दोनों ही सेक्सेस का सही सलामत रहना जरूरी है। तो क्या जमीन पर लाइफ का एंड इसी वजह से होने वाला है? क्या लाइफ अपनी क्रिएशन से ही फंडामेंटली एक खतरनाक बीमारी लेकर पैदा हुई थी? क्या वो बीमारी मौत है? वेल, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ मीडिया के हेडलाइंस में नहीं जाएंगे बल्कि हम इस मामले के एकदम DNA तक जाएंगे, और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के सारे राजों से पर्दाफाश हो सके और साथ में हमें बहुत कुछ नई बातें हमारे ही बारे में सीखने को भी मिलें। हम इंसानों का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है? लेट्स बिगिन। सो क्यूरियस माइंड्स, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से कि ये क्रोमोसोम्स ये आखिर क्या होते हैं जो कि खतरे में हैं। सो हम इंसान सैकड़ों सेल्स यानी कि बायोलॉजिकल यूनिट्स के बने होते हैं। और इनमें से किसी भी एक सेल के अंदर जरा जूम करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। यह है सेल न्यूक्लियस, और इसके आसपास हैं बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि पार्ट्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एक्सेट्रा।
अब इस न्यूक्लियस जो कि सेल का मेन गढ़ होता है, इसके अंदर अगर जूम करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर्स यानी कि जोड़ियों में मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए की लंबी चेन से, जो कि हिस्टोन प्रोटीन नाम के एक स्पेशल बॉन्डिंग प्रोटीन के ऊपर कॉइल होकर एक टाइट और कॉन्डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के चेन्स को बांध के रखता है और इसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस से। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग ना डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स इन तीनों टर्म्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं या इन्हें आपस में अदला बदली करके यूज़ कर लेते हैं, पर इनमें डिफरेंसेस हैं जो भी जान लेते हैं। सो इसे ऐसे समझो, डीएनए ना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे आप ईंट यानी कि ब्रिक जैसा समझ सकते हो जो घर बनाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अब इन डीएनए की लंबी चेन्स को अगर मैं स्पेसिफिक जगहों पर कट कर दूं तो इन स्पेशल टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स इन ईंट से बने स्पेशल दीवारों के जैसे होते हैं कि ईंटों को साथ में ले लिया और बेडरूम की एक दीवार बन गई, या फिर बाथरूम की एक दीवार बन गई, या किचन की दीवार। डीएनए की दीवारें या गुच्छे जीन्स कहलाते हैं। इन्हीं जीन्स में हमारे फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। अब इन सब को आपस में जोड़ के और संभाल के रखने वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। ये वही घर है जिसमें वो सारी दीवारें समाई हुई हैं, डीएनए और जीन्स दोनों समाये हुए हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स यानी कि जोड़ियों में ही पाए जाते हैं। हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 डिफरेंट पेयर्स पाए जाते हैं, मगर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि हमेशा जोड़ियों में ही क्यों। जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 का केस ले लेते हैं, जो कि साइज में सबसे बड़ा है और इसमें करीब 3000 जीन्स प्रेजेंट हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान मदर के साइड से 23 यूनिक क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर के साइड से भी सिमिलर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अब जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो मदर साइड का क्रोमोसोम 1 जाकर फादर साइड से आने वाले क्रोमोसोम 1 के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों में सेम तरह का ही जेनेटिक डाटा मौजूद है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 भी एक मदर साइड से आता है और एक फादर साइड से, और साथ में पेयर बनाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे होता क्या है कि क्रोमोसोम में सिमिलर जेनेटिक डाटा कैरी करने वाले जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो कि हाइट डिसाइड करने वाले जीन भी एक दूसरे से लिंक हो गए। मदर साइड से जो जीन आया वो टॉल जीन है और फादर साइड से शॉर्ट। अब इसमें से अगर मदर साइड वाला टॉलेस्ट जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चा टॉल पैदा होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाने के लिए इन क्रोमोसोम्स का जोड़ियों में होना जरूरी है और इसीलिए ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। अब ये सिलसिला सिमिलर पेयरिंग का फर्स्ट से लेकर 22 क्रोमोसोम तक चलता रहता है। एक दूसरे के साथ ये क्रोमोसोम्स जुड़ते रहते हैं, एंड डोंट फॉरगेट वही 2 क्रोमोसोम्स आपस में जुड़कर पेयर बनाएंगे जिनका जेनेटिक डाटा सेम होता है और सेम ही सीक्वेंस में ये कोडेड होते हैं। इन्हें इसीलिए ऑटोसोम्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ और बाप का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता, बल्कि इनकी क्वालिटीज का एक मिक्स प्रोडक्ट होता है। वेल, दैट इज बिकॉज जैसे हमने जाना ये ऑटोसोम्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, एक मदर साइड का और एक फादर साइड का। तो कई बार ये एक दूसरे के साथ डीएनए एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम का एक छोटा हिस्सा दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जनरली ये हर स्पीशीज के लिए फायदेमंद ही होता है। इन नए कॉम्बिनेशंस के जरिए आने वाली जनरेशन की डाइवर्सिटी और बाहर के एनवायरनमेंट में ढलने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इनका सर्वाइवल रेट, इनकी सर्वाइवल एबिलिटी भी बढ़ जाती है। यू नो, एज इट इज सेड इन बायोलॉजी, वेरिएशन का ही दूसरा नाम है एवोल्यूशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही बच्चा माँ बाप के कैरेक्टरिस्टिक का एक हाइब्रिड बन जाता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल और फंक्शनल एवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब तक हमने सिर्फ 1 से लेकर 22 पेयर वाले क्रोमोसोम, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, इनकी बात की। ह्यूमंस में 23rd पेयर भी होता है और वो बाकी के ऑटोसोम से बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट क्योंकि सिमिलर पेयर्स में नहीं आता तो इन्हें ऑटोसोम्स भी नहीं कहते, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स 2 यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हैं, X एंड X जो कि फीमेल बच्ची को क्रिएट करता है और X एंड Y जो कि मेल बच्चे को क्रिएट करता है। क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही मौजूद होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन के दौरान फादर साइड से अगर Y क्रोमोसोम पास होता है सिर्फ और सिर्फ तभी एक मेल बच्चा ही पैदा होगा, वरना फादर साइड से X क्रोमोसोम जाने पर नेचुरली फीमेल पैदा होगी। और इसीलिए फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम जाता है वही होने वाले बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है। अच्छा, इस बात पे थोड़ा फोकस करना कि Y क्रोमोसोम का कोई जुड़वा नहीं होता,
मतलब ये किसी के साथ भी लिंक या अटैच या जुड़कर अपने आप को रिकॉम्बाइन अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता जैसे बाकी के दूसरे क्रोमोसोम्स कर पाते हैं, विच बेसिकली मीन्स ये एज इट इज हमारे दादाजी से वालिद साहब में पास हुआ और वालिद साहब से हम में, और इसीलिए जेनेटिक्स या फोरेंसिक्स में किसी भी इंसान के पैटर्नल लिंकेज यानी कि मेल एंसेस्ट्री को ट्रेस कर पाना ज्यादा आसान होता है। और बस यही है XY सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम। इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा, बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि XY सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में एक बहुत ही कॉमन सेक्स क्लासिफाइंग सिस्टम है जो कि ऑलमोस्ट सारे मैमल्स और इवन कुछ दूसरे जानवरों में भी देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसके जैसा ही एक ऑपोजिट सिस्टम भी है ZW सिस्टम, जहां पर मदर साइड से आने वाला W क्रोमोसोम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है। ये हमारे सिस्टम का बिल्कुल उल्ट है, क्योंकि हमें फादर साइड से आने वाला Y क्रोमोसोम बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है, बट यहाँ पर मदर साइड से आने वाला W क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ये ZW सिस्टम ज्यादातर बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर मैटरनल लीनिएज फॉलो होती है। सो ऑल इन ऑल नेचर में ये दोनों ही सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अब आपके दिमाग में नेचुरली ये सवाल आएगा कि इसे जानने का क्या मतलब है, ZW सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वेल, क्योंकि ओवर द ईयर्स W क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली वही क्राइसिस से ऑलरेडी गुजर चुका है जिस क्राइसिस से आज हम मेल्स का Y क्रोमोसोम गुजर रहा है। W क्रोमोसोम के भी चेंज ओवर द ईयर्स सिग्निफिकेंटली कम होते गए, जो मेरे हिसाब से नेचर में काफ़ी कॉमन पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। Y और W क्रोमोसोम दोनों ही अपने रिप्रोड्यूसिंग चेंज में अकेले हैं, इनका कोई भी जुड़वा नहीं है। बिना जुड़वा के ये रिकम्बाइन होकर अपने DNA को अपडेट नहीं कर सकते, जिस वजह से स्पीशीज में डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा होने लगते हैं। और तारीख भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल्स से। एशियंट इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे जिन्हें फेरोज कहा जाता था, उन्हें एक्चुअली में ना खुदा जैसा माना जाता था, और इसीलिए उन्हें अपना ब्लड लाइन यानी कि अपना खून प्योर रखना होता था, जिस वजह से ये अपने ही खानदान में भाई बहन या इनके कजन्स में ही शादी किया करते थे ताकि रॉयल ब्लड लाइन वाला ही बच्चा पैदा हो। इसे बेसिकली इनब्रीडिंग कहते हैं, बट यहाँ पर इनब्रीडिंग तो छोड़ो, ये इंसेस्ट के लेवल तक भी पहुंच चुके थे। 18th डायनेस्टी में यानी कि आज से करीब 3000 साल पहले एकिनेटन नाम के एक राजा ने एक टाइम में अपनी ही बेटी मेरिटेटन के साथ शादी कर ली थी और इसे रानी बना लिया था। इन दोनों के इनब्रीडिंग से पैदा हुआ तूताखामून बहुत ज़्यादा वीक और कई जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा हुआ था। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि खुद एकिनेटन के फिजिकल फीचर्स भी नॉर्मल नहीं थे। खींचा हुआ जबड़ा, एक एक्सट्रीमली पतले जिस्म के ऊपर फूला हुआ पेट और एसिमेट्रिक चेहरे जैसे कई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ इनमें थी और इस ब्लड लाइन में भी मौजूद थी। और तूताखामून के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें फेमसली किंग टूथ भी कहा जाता था। इनका केस तो और भी ज़्यादा सेवियर था। 9 साल की उम्र में ही इन्हें किंग बना दिया गया था और वो एक स्पेशल बोन डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, इसलिए चलने तक के लिए इन्हें लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इतनी नाजुक उम्र में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बीमार रहने की वजह से इनकी 19 साल में ही मौत हो गई। और ऐसा ही सेम इंजाम 18 डायनेस्टी के मोस्ट ऑफ द फेरोज को भी देखने को मिला। सिमिलर केस पुराने यूरोप की हैब्सबर्ग फैमिली के साथ भी हुआ था। वो भी एक रॉयल फैमिली थी जिन्होंने भी हर जनरेशन में इनब्रीडिंग किया, जिस वजह से पूरे ख़ानदान में एक यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर पैदा हो गया। उनकी पूरी फैमिली में सभी का जबड़ा टेढ़ा ही रहा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर उनके ख़ानदान में इतना फ्रीक्वेंट था कि इसे स्पेशली फिर हैब्सबर्ग जा ही नाम दिया गया। इसी के साथ ही इसी फैमिली में और भी जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि ग्रोथ डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, इम्पोर्टेंस और अजीब किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स भी देखे गए। इवन बड़े सगीर में पारसीज जब पहली बार आए थे तो अपने क्लोज रिलेटिव्स और कजन्स में ही इन ब्रीडिंग की वजह से पारसी कम्युनिटी में भी बहुत सारे जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होने लगे थे। तो ग्लोबली अगर देखा जाए ना, तो अलग अलग टाइम स्केल्स पर कई सारे रेसेस या स्पीशीज़ में एबनॉर्मलिटीज़ देखी गई हैं। इसका मेन रीज़न यही रहा है कि जब भी इनब्रीडिंग या इंसेस्ट की वजह से बच्चा पैदा होता है तो दोनों ही पेरेंट्स की तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही जीन्स आते हैं। इससे ये होता है कि रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो कमज़ोर जीन्स हैं और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वो अपडेट ही नहीं हो पाते और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और फिर यही जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आगे के भी जनरेशन में पास ऑन होते चले जाते हैं और सिचुएशन बद से बदतर होती जाती है। और एंड में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और डिस्ट्रक्टिव DNA कोड्स पैदा हो जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा करते हैं, जो कि पूरी लीनिएज को ही ख़त्म कर सकते हैं।
और यही वजह थी कि इजिप्शियन फेरोज जिन्हें एक टाइम पर खुदा माना जाता था, वो खुदा खुद ही अपनी जान भी नहीं बचा पाए और अपनी बादशाहत को आखिर में खो बैठे। सो हिस्ट्री से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जीन्स को रिकम्बाइन होकर अपने एरर्स को अपडेट करते रहना ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। कुदरत की ज़ुबान में सादा सा असूल है, या तो आप ग्रो कर रहे हो या फिर आप मर रहे हो, और साइंटिस्ट इसीलिए यही कोशिश कर रहे हैं कि हम मेल्स का वाई क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली ऐसे ही डिग्रेड होते जा रहा है। तो क्या हमारा एंड भी पहले बताए गए कुछ केसेस की तरह ही होगा? क्या स्पेशल होने की कीमत हम मर्दों के वाई क्रोमोसोम को मौत के तोहफे के रूप में चुकानी पड़ेगी? वेल, चलिए समझते हैं कि हम मर्दों का फ्यूचर आखिर क्या हो सकता है। सो क्या हमारे पास कुछ सबूत है आज के तारीख में कि वाई क्रोमोसोम सच में ख़त्म भी हो रहे हैं? क्या साइंटिस्ट एग्जैक्टली किस बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? वेल, हमारे पास सबूत है। करीब 30 करोड़ साल पहले जब जमीन पर पहली बार मैमल्स का क्रिएशन हुआ था, तब एक्स वाई क्रोमोसोम पेयर में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों ही सेम साइज के थे। लेकिन आज वाई क्रोमोसोम अपने जोड़ीदार एक्स से साइज में 3 गुना छोटा हो चुका है। तब से लेकर आज तक वाई क्रोमोसोम ने ओरिजिनली 1438 जीन्स में से 1393 जीन्स खो दिए हैं, यानी कि लगभग 3 से 4% ही जीन्स आज की तारीख में वाई क्रोमोसोम में बाकी रह गए। बाकी के सारे खत्म हो गए हैं। वाई क्रोमोसोम में आज सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन और मेल फर्टिलिटी से ही लिंक जीन्स बचे हैं, बाकी सारे जीन्स खत्म। सो यही सेम चीज़ आखिर एक्स क्रोमोसोम के साथ क्यों नहीं हुई? इनके साथ भी तो होना चाहिए था ना, क्योंकि आखिर वो भी तो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। देन व्हाई दिस डिफरेंस? वेल, मेजरली इसके 2 रीजंस हैं। पहला ये कि एक्स क्रोमोसोम सिर्फ फीमेल सेक्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम है ही नहीं, और ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्स एक जनरल क्रोमोसोम है। इनफैक्ट ह्यूमंस में फीमेल डेवलपमेंट ये एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। हर कोई बच्चा, इवन मेल्स भी, सबसे पहले फीमेल्स के रूप में ही पैदा होते हैं। बस सिर्फ मेल सेक्स डेवलपमेंट के लिए एक अलग से ट्रिगर ऐड हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रूप में, जो कि वाई क्रोमोसोम ऐड करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि वुमेन में एक्स क्रोमोसोम्स जब साथ में होते हैं तो वो आपस में रिकम्बाइन होकर अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, और इसीलिए एक्स क्रोमोसोम एवोल्यूशन के साथ अपने आप को बेहतर करता जाता है, अपडेट होता जाता है। बट वाई के केस में, जैसे हमने जाना, म्यूटेशंस की वजह से जब भी कोई जेनेटिक डिफेक्ट पैदा होता है, ये डीएनए का टुकड़ा टूट जाता है, तो रिकम्बिनेशन की मदद से वो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाता। इसी वजह से इसमें जो भी डिफेक्ट पैदा होते हैं उसको वाई क्रोमोसोम सिंपली डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, और नतीजा आज वाई क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ 45 एक्टिव जीन्स ही रह गए हैं। और अब साइंसदानों का ये मानना है कि जिस गलती से वाई क्रोमोसोम अपने जीन्स को खो रहा है, वो अगले सैकड़ों सालों में पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। सो वाई क्रोमोसोम, जो कि अकेले सिर्फ इंसानों में नहीं है, जैसे हमने जाना, वो कई दुनिया भर के मैमल्स में है, और साथ में कुछ इंसेक्ट्स में भी, यहाँ तक कि कुछ स्नेक्स और फिशेस में भी। ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के ऑलमोस्ट सभी जानवरों के लिए खतरे की घंटी है ना? बट जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या कुदरत इतनी आसानी से लाइफ को ख़त्म होने दे देगी? या फिर इन्हीं जानवरों में से कुछ स्पीशीज इस मौत के मंजर को चकमा देकर बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज निकालेंगे? रिसर्चर्स ने 2 ऐसी चूहों की स्पीशीज ढूंढ निकाली हैं, जापान के स्पाइनी रैट्स और ईस्टर्न यूरोप के मोल वोल्स। ये स्पीशीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रैट्स दोनों बस एक ही एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। दे डू नॉट हैव वाई क्रोमोसोम एट ऑल। बट एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन यहाँ पर यह हुआ कि इनके वाई क्रोमोसोम का सारा जेनेटिक डाटा दूसरे किसी क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो गया, और स्पीशीज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते चली गई विदाउट हैविंग अ वाई क्रोमोसोम। सो अब ये सुनकर थोड़ा सा मन हल्का हुआ, टेंशन, थकान, स्ट्रेस, बोझ जिंदगी से थोड़ा सा हल्का हो गया। वेल, ये स्टडी अपने आप में ही एक उम्मीद की बड़ी किरण जरूर है, पर कोई भी एक्सपर्ट के दावे के साथ नहीं कह सकता कि हम इंसानों के केस में भी यही सेम एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आकर साइंटिस्ट अलग अलग टीम्स में बढ़ जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वाई क्रोमोसोम का जो डिग्रेडेशन है वो एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा, क्योंकि इतने सालों से जिन जीन्स को वाई ने बचा के रखा है उससे वाई अपने आप गायब या डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। एक सेक्शन साइंसदानों का ये भी बिलीव करता है कि इन चूहों की तरह ही इंसानों में भी सारा इंपॉर्टेंट जेनेटिक डाटा दूसरे क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर हो जाएगा और सेक्स डिटर्मिनेशन का एक नया मैकेनिज्म ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने यह भी वार्निंग दी है कि ऐसा होने पर हमें नहीं पता कि ये नया मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। हो सकता है कि इसके चलते नई इंसानी स्पीशीज का ही क्रिएशन हो जाए,
जिसमें मेल्स जैसे आज दिखते हैं इससे टोटली अलग ही दिखने लगें। क्या ऐसी सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी और मर्दानगी का एक नया कॉन्सेप्ट ही क्रिएट हो जाएगा? हु नोज। अब एनीवेज, इसका जो भी आउटकम हो, लेकिन ये रिसेंट न्यूज़ और डिस्कवरीज जो हैं वो एक आई ओपनर की तरह सबके सामने आई है और इसीलिए दुनिया भर के न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स में इसके चर्चे हुए। बट बीइंग अ साइंस इंथुजियास्ट, मेरा ये काम था कि आपके सामने पूरी सच्चाई ला कर रख देना और साथ में आपको इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ और डिटेल के बारे में भी समझाना। इस वीडियो से हमें नेचर की एक बहुत ही फंडामेंटल सच्चाई सीखने को मिलती है। इस यूनिवर्स में या तो आप इवॉल्व हो रहे हो या फिर आप मर रहे हो। ये एक सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है यूनिवर्स का, और हमारी लाइफ में भी ये 100% एप्लीकेबल है। अगर हम नॉलेज, नए एट्रीब्यूट्स और नए स्किल्स सीख कर खुद को बदलती सिचुएशंस के साथ अपडेट और इवॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मर रहे हैं। और आज आपने इस वीडियो को देखकर एग्जैक्टली यही किया, साइंस समझकर अपने नॉलेज को अपडेट किया और थोड़ा सा और ग्रो हुए। सो क्यूरियस माइंड्स, आपको क्या लगता है हम मेल्स का फ्यूचर क्या होने वाला है? प्रेडिक्ट किए गए 2-3 आउटकम्स में से कौन सा आउटकम हमारा फ्यूचर होगा आपके हिसाब से? कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड एज ऑलवेज, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।